बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलर ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज हम जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि जॉन डीवी ने शिक्षा को किस दृष्टिकोण से देखा है या शिक्षा से संबंधित उनके विचार क्या है, उन्होंने शिक्षा किसे माना है और शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसको किस तरह से क्रियाशील करने पर उन्होंने बल दिया है, क्योंकि उनका कहना था कि शिक्षा अनुभव ही है जो शिक्षा है। अगर अनुभव नहीं प्राप्त होता है या जिससे हमको प्राप्त नहीं होता है वह शिक्षा नहीं। शिक्षा समाज के बीच में रहकर अर्जित की जा सकती है, किसी निश्चित नियम या किसी एक कहना चाहिए कि प्रतिबंधित वातावरण में शिक्षा को हम बालक को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हैं। उसे स्वतंत्र रूप से शिक्षा अर्जित करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए और समाज के बीच में रहकर ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। हमने कल तक शिक्षा क्या है और शिक्षा संबंधी ये विचार हैं उसके बारे में अध्ययन किया। आज हम देखेंगे जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है? अगर हम डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की बात करते हैं तो उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा है। पहला व्यक्तिगत उद्देश्य, उद्देश्य और दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। ठीक है, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। निश्चित है कि ये बात हम अब तक उनके जो शैक्षिक विचार है उनको समझने के बाद या हम ये कहें कि उन्होंने शिक्षा को जिस तरह से परिभाषित किया है उस बात से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उनका जो बल था शिक्षा पर कि शिक्षा किस तरह से दी जानी चाहिए, किस उद्देश्य से दी जानी चाहिए। तो पहली चीज तो बालक के विकास। व्यक्तिगत उद्देश्य यानी कि बालक के अपने उद्देश्य उसमें पूर्ण होने चाहिए, यानी कि बालक के रुचि योग्यता क्षमताओं के अनुसार वो जिस तरह से चाहता है, जैसा चाहता है और जिस क्षेत्र में चाहता है उससे संबंधित उसे शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, वही शिक्षा लाभदायक है। ऊपर से थोपी गई शिक्षा बालक के लिए लाभदायक नहीं है। दूसरा उन्होंने सामाजिक उद्देश्य का, क्योंकि वे शिक्षा को समाज के बीच में सामाजिक रूप से समाज के लिए शिक्षा अर्जित करने की बात करते हैं कि बालक जो कुछ सीखता है वह समाज में रहकर सीखता है, क्योंकि हम उसे सैद्धांतिक रूप में कितनी भी बात को सिखा दें, समझा दें, लेकिन उसका व्यवहारिक उपयोग वो कहाँ करता है? समाज में ही करता है। इसीलिए उनका कहना है कि हमें बालक को समाज की ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने दो क्षेत्रों में शिक्षा के उद्देश्यों को बांटा, व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्यों की बात करें तो उनका जो कहना था, सबसे पहला जो उन्होंने कहा व्यक्तिगत उद्देश्य में वह था उनका अनुभवों का सतत पुनः निर्माण। अनुभवों का सतत पुनः निर्माण। अनुभवों का सतत पुनः निर्माण यानी कि अनुभव जो बालक किसी भी कार्य को करके, किसी भी घटना, किसी
हैं, जैसे फल सब्जियों को उपयोग में लिया तो उसे लगा कि ये दूर नहीं जाती, यानी कि उसका अनुभव इस बात का हुआ कि जो कुछ भारी वस्तु है या कुछ ऐसी कठोर है वो दूर नहीं जाती है, लेकिन जो हल्की और ऐसी है वो दूर उठकर जाती है। शिक्षा के माध्यम से उसके इस अनुभव का पुनर्निर्माण होता है कि आपने एप्पल को फेंका है, एप्पल लुढ़क कर दूर अवश्य जाएगा लेकिन बॉल की तरह नहीं, लेकिन वो बॉल नहीं है, वो एप्पल है और एप्पल खाने के काम आता है। अब उस एप्पल के क्या लाभ है, यानी कि उसका जो एक अनुभव था उसने परिवर्तन हुआ, उसमें और अधिक वृद्धि हुई, उसका पुनर्निर्माण हो, यानी कि गोल दिखने वाली हर वस्तु बॉल नहीं होती है, हर वस्तु में अलग अलग गुण और उसकी विशेषताएं होती है, ये उसका अनुभव का पुनर्निर्माण होता है। तो कहने का मतलब है कि अनुभवों का पुनर्निर्माण व्यक्तिगत रूप से, मतलब व्यक्तिगत उद्देश्य में पहला उद्देश्य आता है कि बालक का जो अनुभव है उसका पुनर्निर्माण करना, उसमें और अधिक वृद्धि करना। दूसरी बात है वातावरण के साथ समायोजन। वातावरण के साथ समायोजन, यानी कि वातावरण क्या है, कैसा वातावरण है, आपके आसपास का वातावरण, परिस्थितियां कैसी हैं, उनके साथ में आपको किस तरह से समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि जो आपके आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उसके साथ अगर आप कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते हैं, उसके साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित है कि आप उस परिस्थिति या उस वातावरण में अपने आप को फेल समझते हैं या असफल मानते हैं, या आपको उस वातावरण के प्रति तनाव उत्पन्न होता है। तो यही चीज कि किस तरह से आपको किन परिस्थितियों में कैसे वातावरण, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी स्थान, व्यवस्थाएं हैं, उनके साथ एक समायोजन कैसे करना है, एडजस्टमेंट आपको कैसे करना है, शिक्षा यही एडजस्टमेंट करना सिखाती है, या एक शब्द में बात करें तो शिक्षा वही जो समायोजन करना सिखा सकती है। नेक्स्ट है समृद्ध एवं उत्तम वर्तमान जीवन। समृद्ध एवं उत्तम जीवन। समृद्ध एवं उत्तम जीवन जीना यानी कि जीवन को एक खुशहाल, आनंदमय और संतोषमय जीवन जीने के लिए आवश्यक है कि आप में वे सभी गुण कौशल विद्यमान हों जिनसे कि आप अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। तो जब मनुष्य की एक संतोषप्रद समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति संतोषप्रद होती है या उसे अपने हर कार्य में संतुष्टि प्राप्त होती है, तभी वह समृद्ध और उत्तम जीवन को जी सकता है। तो ये कैसे? तो इसके लिए अनिवार्य है कि विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास होना अनिवार्य, अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो, क्योंकि जब तक कौशल नहीं है तब तक मनुष्य समृद्ध जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते, उत्तम जीवन की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे में कौशल नहीं है तो निश्चित है हमें किसी अन्य के ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, और किसी अन्य के ऊपर निर्भर होते हैं तो निश्चित है कि हमें उसी के अनुकूल चलना होगा, या उसी के अनुकूल हमें हमारी पूरी प्रक्रिया को, जीवन की संपूर्ण जैसे कि लाइनअप को हमें उसी अकॉर्डिंग तय करना होता है। तो ऐसे में एक संतोष जिसकी प्राप्त करते हैं, कि संतोष की प्राप्ति की जब प्राप्त करते हैं वो संतुष्ट हमें प्राप्त नहीं होता, हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और उत्तम एक अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उत्तम जीवन कब होता है जब मनुष्य अपने अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकता है। तो जब उसमें किसी प्रकार का कौशल नहीं है, किसी अन्य के ऊपर निर्भर है, तो निश्चित है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुकूल जीवन नहीं जी पाए। इसीलिए अनिवार्य है कि समृद्ध और उत्तम जीवन जीने की शिक्षा उसे प्रदान की जाए। शिक्षा वही जो उसे समृद्ध और उत्तम वर्तमान जीवन जीने का में सहयोग कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें गतिशील एवं लचीले मन का निर्माण।
गतिशील एवं लचीले मन का निर्माण। गतिशील एवं लचीले मन का निर्माण की बात आती है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एक गतिशीलता, एक जगह स्थिर रहने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जो प्राप्त कर लिया बस हम उसी से संतुष्ट है, वहीं पर हमें सीमित नहीं होना है। निरंतर रूप से आगे गति करते रहना है, निरंतर रूप से अपने विकास की हर स्टेज को आगे से आगे पार करते रहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। लचीलापन यानी कि जो हमने जिस कार्य को जिस तरीके से सीखा है, हम उसी लीक पर, उसी पैटर्न पर चलकर उस कार्य को आगे निरंतर करते हैं, तो निश्चित है कि एक जैसे वर्तमान में कोविड-19 की इस महामारी के दौर में जो शिक्षा का पैटर्न बदला है, जो क्लासरूम का जो पैटर्न बदला है, वो एक बहुत मतलब कि अगर एक शिक्षक में लचीलापन नहीं होता तो निश्चित है कि हम लोग इस ऑनलाइन टीचिंग की जो प्रक्रिया है उसमें अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, एडजस्ट नहीं कर पाते। अब तो यही एक चीज है कि लचीलापन होना अनिवार्य है कि परिस्थिति के अनुकूल यदि बदलाव की आवश्यकता है तो हम उसे स्वीकार कर सके। इसीलिए एक व्यक्ति में गतिशील और लचीलेपन का मन का, क्योंकि मन का होना बहुत, अगर आपका मन नहीं चल रहा है तो ये काम तो जो मैं जैसे पहले करता था वैसे ही करूंगा, भले ही चाहे परिणाम हमें प्राप्त नहीं होंगे, निश्चित है कि सफलताओं पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है, यानी कि हम सक्सेस नहीं होंगे। तो वो चीज हमारे लिए एक डिप्रेशन या यूं कहा जाए कि हमें एक हीनता की भावना का विकास हो जाता है। इसीलिए अनिवार्य है कि हमारा मन में लचीलापन हो और गतिशीलता की भावना हमारे में निरंतर रूप से बनी रहनी चाहिए। अब बात आती है सामाजिक उद्देश्यों की, क्योंकि सामाजिक उद्देश्य, क्योंकि जो जॉन डेली था उनका कहना था कि मनुष्य जो कुछ भी, अब चाहे वो अपने अनुभवों का निर्माण करेगा तो समाज में करेगा, कि जो पहला अनुभव उसने प्राप्त किया है उसके आधार पर वो क्रियाएं कहाँ करेगा, समाज में करेगा। जो कुछ उसने सीखा उसका व्यवहारिक उपयोग कहाँ करेगा, समाज में करेगा। इसीलिए सामाजिक उद्देश्यों पर भी उन्होंने बल दिया कि सामाजिक उद्देश्य होने चाहिए। तो उसके अनुसार जो पहला है इनका वो है सामाजिक कुशलता। पहला है सामाजिक कुशलता, यानी कि एक सामाजिक गुणों का, सामाजिक रूप से उसमें कौशल का विकास होना चाहिए। अब ये सामाजिक कुशलता के लिए उन्होंने किन चीजों पर बल दिया? आर्थिक, कौन कौन सी कुशलता? आर्थिक, दूसरा है निषेधात्मक नैतिकता, नैतिकता, और तीसरा है स्वीकारात्मक। ठीक है, सामाजिक कुशलता उसकी कौन कौन सी होगी? आर्थिक कुशलता, क्योंकि आर्थिक संसाधन अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो समृद्ध उत्तम जीवन जीने की कल्पना कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए उसमें जो पहली चीज है आर्थिक कुशलता। अब आर्थिक कुशलता में इस बात को भी ध्यान में रखना, यहाँ पर बल दिया है जॉन डेली ने कि आर्थिक कुशलता होगी इस तरह से कि अपने आर्थिक लाभ के कारण किसी अन्य के ऊपर हमें नकारात्मक या अन्य का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना समाज से ही हो सकती है, समाज से ही हमें अर्थ की प्राप्ति होती है। इसीलिए आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हम समाज के बीच में रह के करते हैं, और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम समाज या किसी व्यक्ति के नुकसान की परवाह न करते हुए
वह शिक्षा नहीं है। इसीलिए उनका कहना यही था कि सामाजिक कुशलता में आर्थिक कुशलता वो इस तरह से कि समाज और राष्ट्र, समाज और व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जा सके, वही शिक्षा है। दूसरी बात है निषेधात्मक नैतिकता, कि नैतिक गुणों का विकास करना, इस तरह से विकास करना कि किसी अन्य के नैतिक जो अधिकार है उन पर हानि न पहुंचे, जो समाज के द्वारा स्वीकार्य नियम है, नैतिक मूल्य है, उनका पालन किस तरह से और उसका पालन कैसे करें, क्योंकि नैतिक मूल्य हम सब जानते हैं, लेकिन हम उनका उपयोग कैसे करते हैं इस चीज पर निर्भर करता है। यानी कि उनका उपयोग हमें किस तरह से करना चाहिए कि उसका लाभ केवल हमें ही ना बल्कि हमारे व्यवहार से, हमारे जैसे आदर्श, मान सम्मान, आदर सत्कार, प्राणी मात्र के प्रति दया, ये सारी जो है इन बातों को हमें ध्यान में रखते हुए, जैसे कि हम कहेंगे हम जैसे स्ट्रीट डॉग्स को हमको उनके प्रति दया रखनी चाहिए। इस समय इतनी सर्दी है कि वो इस खुले वातावरण में ठंडी जमीन पे सारा दिन अपना वक्त गुजारते हैं, रात गुजारते हैं, हमें उनकी दया करनी चाहिए। पर दया का मतलब ये नहीं, हमारा नैतिक मूल्य होता है कि हम उनकी सहूलियत, कुछ छोटी छोटी सुविधाएं जो उपलब्ध करा सकते हैं हमारे घर के बाहर या सड़क पर जहाँ भी है वो जहाँ बैठते हैं वहाँ हम उनके, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको कहीं भी उस चार दीवारी जो हमारी अपनी जो मोहल्ला जिसको हम कह देते हैं उससे बाहर ही नहीं निकलने, क्योंकि उनका जीवन तो इस संपूर्ण वातावरण आसपास के संपूर्ण क्षेत्र में भ्रमण घूम फिर कर ही वे अपने आप को जीवित रख सकते हैं। एक पिंजरे में, जैसे पक्षी को हम पिंजरे में बंद कर देते हैं तो फिर वो उड़ना भूल जाता है, उसकी स्वतंत्रता को हम हानि पहुंचाते हैं। यही चीज है कि नैतिक मूल्यों का पालन तो करना चाहिए, लेकिन किसी अन्य के नैतिक मूल्यों को या अन्य के अधिकार या अन्य की स्वतंत्रता, अन्य के मूल्यों का पर चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। तीसरी चीज है स्वीकारात्मकता। स्वीकारात्मकता यानी कि हमको किसी अन्य के विचार, आदर्श, मूल्य, दार्शनिक विचार को स्वीकार करने की हमें आदत होनी चाहिए, वही चीज स्वीकारात्मक है। यानी कि सिर्फ हम अपने पर ही नहीं, अन्य के द्वारा किए गए कार्यों की भी तारीफ करें, उनको स्वीकार करें और उनको समर्थन हम प्रदान करें, उनके सहयोग, उनके साथ सहयोग करने का या कदम से कदम मिलाकर हम चलने की जो हमारे में इनका अभ्यास होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर एक स्वीकारात्मक प्रवृत्ति होनी अनिवार्य है। दूसरा जो इसमें है वह है लोकतांत्रिक जीवन का प्रशिक्षण। लोकतांत्रिक जीवन का प्रशिक्षण, यानी कि हमें किस तरह के लोकतांत्रिक जीवन को जीना चाहिए। इस बात पर भी क्योंकि समाज में एक लोकतांत्रिक वातावरण रहेगा तभी समाज आगे उन्नति कर सकता है, व्यक्ति की अपनी प्रगति हो सकती है, उसके साथ में समाज की प्रगति हो सकती है। तो लोकतांत्रिक मूल्यों के अंतर्गत समाज के मतलब एक समाज में कुशलता पूर्वक समाज में भागीदारी। अब समाज में भागीदारी को कैसे ले सकता है, इस चीज पर हमें ध्यान केंद्रित करना। तो उसके लिए आवश्यक है कि समाज में एक कुशल भागीदारी उसकी कैसे, कि एक लोकतांत्रिक प्रशिक्षण कि लोग दूसरों के मतलब कि दूसरों के हितों को ध्यान रखना, यहाँ पर अपना स्वास्थ्य, अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति या यूं कहा जाए कि अपना व्यवसाय, नैतिक आचरण, नागरिकता, योग्य गृहस्थ जीवन आदि सब कुछ इस तरह
सिर्फ जिनमें कि लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास हो, जिनके माध्यम से और समाज में उनके माध्यम से समाज का विकास, राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें। शिक्षा वही। इसी आधार पर अगर हम देखते हैं कि जो शिक्षा के उद्देश्य हैं उसमें व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों को जब हम एक समग्र रूप में हम देखने का प्रयास करते हैं तो उसमें बालक का विकास, ठीक है, फिर बाद में प्रजातांत्रिक, हम इस तरह से भी इसे देख सकते हैं। और भावी जीवन की तैयारी, यानी कि हम इसको अगर संक्षिप्त या शॉर्ट में समझना चाहें अगर इस चीज को, तो स्पष्ट है कि यहाँ पर बालक का विकास व्यक्तिगत उद्देश्यों के माध्यम से, शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है वह बालक का विकास करना है जो व्यक्तिगत उद्देश्यों के माध्यम से होता है। फिर प्रजातांत्रिक गुणों का विकास है जो जिसके माध्यम से कि लोकतांत्रिक गुणों, सामाजिक उद्देश्यों के माध्यम से प्रजातांत्रिक और भावी जीवन की तैयारी के लिए इसे इन प्रजातांत्रिक गुणों का जो विकास है सामाजिक उद्देश्यों के माध्यम से होता है और भावी जीवन की तैयारी का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्यों के माध्यम से पूर्ण होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक बालक के लिए जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, जॉन डीवी के अनुसार उन उद्देश्यों को बहुत स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखा गया कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए जिससे कि बालक का विकास किया जा सके। अब बात आती है शिक्षा के पाठ्यक्रम की, उन्होंने चर्चा की कि किस तरह का पाठ्यक्रम, जब उद्देश्य निर्धारित किए हैं तो निश्चित है कि उसका पाठ्यक्रम के बारे में भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो पाठ्यक्रम में उन्होंने दो प्रकार के पाठ्यक्रम पर चर्चा की। पहला उन्होंने मनोवैज्ञानिक और दूसरा जो पाठ्यक्रम की चर्चा करी वह थी सामाजिक। ठीक है, पाठ्यक्रम की जहां तक उन्होंने बात करी उसमें उन्होंने दो पक्षों पर बल दिया, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष। मनोवैज्ञानिक पक्ष पाठ्यक्रम इस तरह से निर्धारित हो जिसमें कि बालक की रुचि, योग्यता, क्षमताओं के अनुसार जैसा बालक सीख सकता है, समझ सकता है, उसकी रुचि जिसमें आ सकती है, ऐसे इस तरह का पाठ्यक्रम निर्माण करने पर बल दिया। वहीं पर सामाजिक पक्ष क्योंकि उनका समाज पर विशेष रूप से बल था, क्योंकि सामाजिक प्राणियों का आपस में एक दूसरे के प्रति समर्पण, प्यार, स्नेह, आदर के साथ में मिलजुल कर कार्य करके समाज को आगे बढ़ाने पर उनका बल अवश्य था। उनका ये कहना था कि भाई अगर किसी एक के माध्यम, एक की वजह से किसी दूसरे को नुकसान होता, प्रताड़ना दी जाती है, तो निश्चित है कि वह व्यक्ति जिसे आपने प्रताड़ित किया है वह समाज या राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी नहीं निभा सकता है, क्योंकि वह आपके द्वारा प्रताड़ना के, आपके समाज की प्रताड़ना से वह अपने आप में इतना हीन भावना से ग्रसित हो जाता है कि वह विकास के क्रम में आगे न तो खुद को बढ़ा सकता है, और जब खुद को नहीं बढ़ाता है तो निश्चित है कि समाज के विकास के पथ में वह उसकी अपनी कोई भागीदारी नहीं होती। इसीलिए किसी भी राष्ट्र समाज के विकास के लिए हर व्यक्ति, एक व्यक्ति की भागीदारी अनिवार्य है। इसीलिए शिक्षा ऐसी हो जिसमें कि एक सामाजिकता के गुणों का व्यक्ति में विकास हो सके। इसी आधार पर उन्होंने शिक्षा के सिद्धांत प्रस्तुत किए। पाठ्यक्रम के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किए। शिक्षा के क्या कहना, पाठ्यक्रम के लिए सिद्धांत कि पाठ्यक्रम का किस आधार पर निर्माण किया जाना चाहिए। तो पहली चीज थी लचीला पाठ्यक्रम,
स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम ऐसा जो कि लचीलापन लिए हुए होना चाहिए। दूसरा है रुचिपूर्ण। पाठ्यक्रम वही जो रुचिपूर्ण हो, यानी कि बालक को जिसमें रुचि आए, वह पाठ्यक्रम उपयोगी और प्रभावी पाठ्यक्रम माना जाता है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित। पाठ्यक्रम जो बाल केंद्रित होना चाहिए, यानी कि बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति जिसके माध्यम से हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तीसरा से चौथा सिद्धांतों का सह संबंध। सह संबंध यानी कि कोरिलेटेड, क्योंकि वे ये मानते थे कि किसी भी एक, अगर हम हर विषय को अलग अलग पृथक पृथक रूप में एक निश्चित सीमा के दायरे में बांध कर अगर बालक को सिखाते हैं तो उसके ज्ञान का दायरा उतना ही सीमित रह जाता है। जबकि वास्तविकता यह है कि हर विषय वस्तु दूसरी विषय वस्तु से किसी न किसी तरह से संबंध रखती है, एक विषय दूसरे से कोरिलेशन रखता है। इसीलिए कोरिलेटेड आधार पर, सह संबंध के आधार पर शिक्षा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतिहास है या अर्थशास्त्र है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, सब बिल्कुल अलग है, एक दूसरे का कोई आपस में लेन देन नहीं। तो जब आपस में लेन देन नहीं है तो हम एक समाज में उसका व्यवहारिक रूप से उपयोग कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हर परिस्थिति में हम घर में जैसे हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करते हैं, तो उसमें कहीं तो आपकी गणित भी आती है, कहीं पर आपकी फिजिक्स भी आती है, जिसका हम कहेंगे हमको तो इसका ज्ञान ही नहीं, हमने इसको, तो अरे आप नहीं करेंगे तो उसका उपयोग आप कैसे करना सीखेंगे? तो कहने का मतलब ये कि हमारे जीवन में हर विषय कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए कोरिलेटेड और ज्ञान एक है, उसे समझने के लिए हमने हमारी सुविधा के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा है, अर्थात इस ज्ञान की एकता को बनाए रखने के लिए कोरिलेशन का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट बात आती है उपयोगिता। उपयोग ज्ञान वही जिसका उपयोग, जो उपयोग में आ सके, जिसका कोई उपयोग नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए पाठ्यक्रम ऐसा हो जो उपयोग में लाया जा सके। फिर क्रिया केंद्रित। क्रिया यानी कि जिसमें कार्य करने के समस्त, या यूं कहे जाए कि प्रयोग करने के समस्त अवसर उपलब्ध होने चाहिए। नेक्स्ट है सामाजिक महत्व। सामाजिक महत्व या अनुभव, ठीक है ना? शिक्षा का जिससे कि व्यक्ति को सामाजिक महत्व या अनुभव, समाज का महत्व पता चले और अनुभव की प्राप्ति हो, ठीक है? नेक्स्ट है कला कौशल। कला कौशल जो कि समाज का अपना अंग है, समाज में ही रहकर किया जाता है, इसीलिए कला कौशल का पाठ्यक्रम में स्थान होना चाहिए। और अंतिम है नैतिक और धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा। धार्मिक शिक्षा की, वे धार्मिक शिक्षा की उपेक्षा करते थे, यानी कि वे धार्मिक शिक्षा पर बल नहीं देते थे। इसीलिए पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्षा से संबंधित किसी भी पक्ष को सम्मिलित करने के पक्ष में वे नहीं थे। अर्थात पाठ्यक्रम का जो उनका मूल आधार था वो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पक्ष था, और इस आधार पर जो पाठ्यक्रम निर्माण की बात थी उसके लिए निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण पर उन्होंने बल दिया। इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले आज का हमारा
देवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम को स्पष्ट की। ठीक है, देवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखने की बहुत अधिक आवश्यकता हो तभी घर से निकले। घर से निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें, मुंह पर मास्क लगाकर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपनों हाथों को सैनिटाइज करते हैं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।